अब इलॉन भैया ज्यादा सोचते नहीं है, हम सभी को पता है कि उसके मन में जो आता है वो इंसान कर देता है, बस वो लेट्स टेक एक्शन। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि ट्विटर के 50% एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, उसके कुछ दिनों बाद न्यूज आई थी कि उन्हीं एम्प्लॉयज को रीच आउट किया जा रहा है कि यार वापस आ जा भाई, तेरा मेरा काम नहीं चल रहा, कंपनी में वापस आ जा। तो इंपल्सिव डिसीजन ले लिया हमने, बहुत से लोगों को निकाल दिया। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, वी नीड सम मोर पीपल। हमारे पास अब वर्कफोर्स जितनी है वो वर्कलोड से कम है, तो हमें लोग और चाहिए। तो नाउ हाउ आर वी गोना एक्वायर न्यू पीपल, हाउ आर वी गोना मेंटेन देम, रिटेन देम, उसके क्या प्रोसीजर रहेगा, उनको लाएंगे कैसे, ढूंढेंगे कहां से, पसंद कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, काम कैसे करवाएंगे। इसके 3 मेजर पिलर्स हैं। हमने जैसे पूरा प्रोसेस पढ़ा पिछली वीडियो में, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट देख के आओ, ठीक है। रिक्रूटमेंट, पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन, नेगेटिव प्रोसेस एंड ट्रेनिंग, ग्रोथ प्रोसेस। इन सबको देखते हैं, जो 3 मेजर पिलर्स हैं इनकी डेप्थ में घुसते हैं एंड देखते हैं भैया कि हम कंपनी के अंदर स्टाफिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। लेट्स मूव टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और एग्जांपल ध्यान रखना, ट्विटर एलॉन भैया, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नहीं चलेगा आपसे कोई भी बहाना, चला दो। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन, तुम भी। हाँ जी भैया, देखो सबसे पहला जो मेजर पिलर है दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज जो उस रोल के लिए सूटेबल है, प्रोस्पेक्टिव है, पोटेंशियल कैरी करते हैं, केपेबल है और उनका इंटरेस्ट भी है। प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब था जो केपेबल भी है प्लस विलिंग भी है, ठीक है। सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब रोल, ठीक है, ये होता है रिक्रूटमेंट। अब हम रिक्रूटमेंट कर कैसे सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इस चैप्टर की मेजर की स्टडीज यहां से बनती है, तो बड़े ध्यान से सुनना। 2 सोर्सेज होते हैं मेजर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज की कंपनी के अंदर अंदर बात बन जाए, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं कि कंपनी के बाहर से लाया जाए। इंटरनल सोर्सेज के अंदर पहले 2 मेजर टाइप्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल यानी कि ट्रांसफर्स एंड हॉरिजॉन्टल यानी कि प्रमोशंस। अब एक चीज समझो, अगर मुझे एक स्पेसिफिक जॉब रोल भरना है, मान लो ट्विटर ही है, ट्विटर का एक ऑफिस यूएसए में, ट्विटर का एक ऑफिस इंडिया में है, एंड हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, पूरा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की भी कुछ पोजीशंस होती हैं। अगर यूएसए में एक पोजीशन खाली हो गई है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से भर दें, नए बंदे ले आए, नए रिक्रूट्स ले आए, या फिर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि जो बंदा एग्जिस्टिंग ट्विटर का एम्प्लॉय है उसी से वो पोजीशन भर दे, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। अगर इंडिया में सेम पोस्ट पे बैठे बंदे को भेज दिया गया यूएसए उसी पोस्ट पे, दैट इज ट्रांसफर। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, सेम पोस्ट, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम अथॉरिटी, सेम लेवल, वो जो चीजें होती है उनको बोलते हैं ट्रांसफर। लेकिन जब वो रोल खाली हुआ, ठीक है, वो रोल खाली हुआ, तो उससे लोअर लेवल पे जितने भी बंदे हैं उनमें कंपटीशन लगा कि मुझे वो रोल एक्वायर करना है, एंड उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उस रोल पे बिठा दिया गया, दैट इज प्रमोशन। बेसिक सी बात है, प्रमोशन हमें पता क्या होता है, ट्रांसफर हमें पता है क्या होता है। जब हॉरिजॉन्टल हो रहा है यानी कि सेम लेवल पे स्विचेस हो रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर। जब वर्टिकल हो रहा है यानी कि लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज प्रमोशन। अब नीचे वाले को प्रमोशन नहीं बोलते, बट जनरली डिमोशन को कंसीडर भी नहीं किया जाता, प्रमोशन ही होता है कि इसको यहां से उठा के यहां लिया, एंड दिस इज इट, ठीक है, समझ गए। वेरी कूल, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट। नाउ मूविंग टू द मेजर पार्ट की एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वी हैव 10 मेजर सोर्सेज। हर सोर्स के साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताऊंगा एंड कुछ चीज बताऊंगा जो केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहला एंड मोस्ट वाइडली नोन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कैंपस रिक्रूटमेंट्स। कंपनीज क्या करती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, उनके कॉलेज के टाई अप्स होते हैं कि हम आपके कॉलेज से ग्रेजुएट बच्चों के पास आएंगे, उनके टेस्ट लेंगे, उनकी इंटरव्यू लेंगे एंड उनको अपने कंपनी में जॉब रोल दे देंगे, दैट इज इट, ठीक है। वो पूरा प्रोसीजर होता है। अब वो सिलेक्शन भी है, वो रिक्रूटमेंट भी है। जब वो कॉलेज में पहुंच रहे हैं कि हमें इन 800 बच्चों में से बच्चे चुनने हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट। उन्होंने कॉलेज को अपना टारगेट बना लिया। फिर जब जितने बच्चों ने अप्लाई किया वो रिक्रूटमेंट होगी। जब उन बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। उस पर भी हम आएंगे आगे, लेकिन रिक्रूटमेंट पहला सोर्स कैंपस रिक्रूटमेंट। दूसरा और तीसरा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एक होती है प्लेसमेंट एजेंसीज। ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग है। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इंटरमीडिएट जिसके पास कंपनी जाती है कि देखो यार हमें इस रोल के लिए बंदे चाहिए, तो बताओ कहां से मिलेंगे, एंड उसी के पास
जो बंदे जिनके पास जिनको जॉब चाहिए वो जाते हैं यार कि देखो मैंने ये डिग्री की हुई है, मैं इस पोजीशन पे पहले था, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मुझे इस सेक्टर की इस पोजीशन की जॉब चाहिए। उनके पास दोनों का पोर्टफोलियो है, उनके पास है कि ये कंपनी करंटली इस रोल के लिए हायर कर रही है एंड दे आर वांटिंग सच पीपल एंड अलॉन्ग विद दैट जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यार मुझे ऐसा रोल चाहिए इन कंपनी चाहिए, तो वो इंटरमीडिएरी है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, एक तो होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और दूसरी होती है प्लेसमेंट एजेंसीज। फर्क क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं, ढंग से काम करती हैं एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट होते हैं, ढंग से काम नहीं करते। ढंग से काम नहीं करते वाली बात मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी है, एनसीईआरटी खोलना, उनके अंदर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी हैं हमारे देश में वो अपने रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं करते, वो डिजिटली ट्रांसफर नहीं हुए, वो पेपर पेन पे चल रहे हैं, बहुत ही आउटडेटेड रिकॉर्ड है। कंपनी आएगी कि हमें ये बंदा चाहिए, उनके पास जो डेटा है वो बंदा ऑलरेडी कहीं जॉब लग चुका है, ग्रो कर चुका है, कितने साल पुराना डेटा है। एक बंदा आएगा कि मुझे जॉब चाहिए तो उनके पास कंपनीज का डेटा नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जनरली इनएफिशिएंट और आउटडेटेड होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज अप टू द मार्क एंड एफिशिएंट होती है। ये मेजर फर्क है, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। इसके बाद दो आते हैं एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। एडवर्टाइजिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि हम मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजर्स को हायर करते हैं, लोअर लेवल के लिए हम एडवर्टाइजिंग पर रिजॉर्ट नहीं करते। एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एक बहुत मासी ऑडियंस को एक बहुत मिनिमल पर यूनिट प्राइस में एक्वायर कर सकते हैं। जनरली प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स होती है, जिस भी तरीके से होती है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा। जब स्पेसिफिकली टीवी का जिक्र हो गया कि टीवी पे हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, इसमें बहुत मेजर केस स्टडीज नहीं बनती। मेजर केस स्टडीज तुम्हें मिलेंगी प्लेसमेंट एजेंसीज पे एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे, जो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत देती है। मूविंग अहेड वी हैव लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये क्या होता है, हमने बात करी अब तक ट्विटर की, ट्विटर तुम्हारे कॉलेज से भी उठा जाएगा, ट्विटर ऐड भी दे देगा एक बार को, ट्विटर एक बार को प्लेसमेंट एजेंसीज के पास भी चला जाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा फैक्ट्री वाली अप्रोच पे, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, लोकल फैक्ट्री, मैं कुछ प्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे वहां पे जो बंदे चाहिए ना, मुझे डेली वेज लेबरर्स चाहिए, मुझे कोई हाईली क्वालिफाइड बंदे नहीं चाहिए। जब मुझे हाईली क्वालिफाइड बंदे चाहिए थे तब तो ठीक है, समझ गए, लेकिन एक पॉइंट पे एक कंपनी को किसी लेवल पे डेली वेज वर्कर चाहिए होते हैं जो बिल्कुल अनस्किल्ड काम करेंगे, अपना दिन का काम करेंगे, दिन की दिहाड़ी लेके चले जाएंगे शाम को। ठीक है, तो आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है, कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी का बस काम होना चाहिए। अब इसके लिए जो रिसोर्सेज कह रहा हूं, सोर्सेज है, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए जो सोर्सेज है उसके अंदर एक आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि एक बंदा है ए, ठीक है, ए नाम है उसको, वो मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। मैं कहूंगा भाई मेरे को नहीं पता, मेरे पास आज 50 बंदे आ रहे हैं, कल 40 आ रहे हैं, परसों 60 आ रहे हैं, मेरा काम तो यूनिफॉर्म नहीं है, तेरी टेंशन है, तू संभाल, तू रोज मुझे 50 बंदे दे एंड उन 50 बंदों के डॉट इकट्ठी अमाउंट मेरे से ले ले तू 30,000 रुपए। अब तू आगे उनको जितना देना है वो तेरी टेंशन है, तूने खुद जितना रखा तेरा कमीशन वो तेरी टेंशन है, मैं सिर्फ तुझसे डील करूंगा। कंपनी अगर एक बंदे को उठा ले जो कॉन्ट्रैक्ट वाइज पेमेंट ले ले कि यार मैं आपको रोज के इतने वर्कर्स ला के दूंगा, चाहे वो अलग हो, चाहे वो सेम हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे किस दिन मुझे आगे काम करना पड़े, आपको रोज के 50 बंदे मिलेंगे, वो मेरी टेंशन है, वो उसकी टेंशन है, मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट वाइज पेमेंट करी, दैट इज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, इसका नुकसान एक है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मेरे रिलेशंस बिगड़ गए तो एक बंदे की वजह से 50 के 50 बंदे चले जाएंगे, वो बंदे मेरे साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको मुझसे पैसे का कोई मतलब नहीं है, मैं उनको नहीं खरीद सकता, वो उसके साथ लेंगे। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बाद दूसरा ऑप्शन आता है बदली वर्कर्स। ठीक है, बदली वर्कर को हम बदली वर्कर नहीं बोलते, लेकिन बदली वर्कर बोलते हैं। मेरा मतलब है कि अगर केस स्टडी में बदली वर्कर लिखा हुआ है तो तुम समझ आना दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन अगर केस स्टडी में तुम कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो जिसका मतलब बदली वर्कर है तो तुम उसको बदली वर्कर हेडिंग नहीं दो। बताता हूं क्या होता है कि फैक्ट्रीज के बाहर, सेम एग्जांपल, फैक्ट्री, नॉन मैनेजरियल स्टाफ, अनस्किल्ड लेबर, एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पे इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है। तुम जिस भी शहर में रहते हो, अगर तुम टीयर 1 सिटीज में नहीं रहते तो तुमने देखा होगा कि रोज सुबह सुबह इंडस्ट्रियल एरिया में लोग पहुंच जाते हैं जो डेली अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं काम की तलाश में। वो रोज सुबह निकलते हैं, उनको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, उनको नहीं पता हम कहाँ काम करेंगे, किस फैक्ट्री में करेंगे, क्या करेंगे, वो निकल जाते हैं। जिस फैक्ट्री में जिस दिन जितने लोगों की जरूरत होती है वो बाहर एक पोस्टर लगा देते हैं कि आज हमें इतने बंदे चाहिए, इतने रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, आके काम कर लो। वो जाते हैं, वो काम जो बताया जाता है वो काम कर देते हैं, शाम को पैसे लेके घर आ जाते हैं, कल अगली जगह अगला काम, नया सब कुछ। अब इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब हम अपनी फैक्ट्री के बाहर एक पोस्टर लगा दें कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, ऐसे से सब कुछ चाहिए, ऐसे से होगा, तो बता दो कौन आने को तैयार है। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसीजर होता है एंड इसको टर्म दी गई है बदली वर्कर की, रोज नए बंदे, रोज अलग बंदे, बदली वर्कर, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा मूविंग ऑन टू 8th सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वी हैव कैजुअल कॉलर। मान लो कि एक बंदा है, वो ट्विटर के पास गया अपना सीवी लेके कि सर मुझे ट्विटर में इस पोस्ट पे जॉब चाहिए एंड मैंने यहाँ से एक अपना काम कर रखा है, डिग्री कंप्लीट कर रखी है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, एंड दिस दैट, मैं बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भाई थम जा, कर लेगा, ठीक है, मान लिया, बट अभी हमें चाहिए नहीं, हम कहाँ बिठाएंगे? तेरे को वर्कफोर्स वर्कलोड एलॉन भैया सनक रखेंगे ही नहीं, चाहिए ही नहीं हमें।
जब चाहिए होगा तब बात करेंगे। तो सर आप एक काम करो, आप मेरा सीवी रख लो, ठीक है, आप मेरा सीवी रख लो, इसमें मेरा नंबर है, जब भी आपकी कंपनी में खाली जगह हो, आप मुझे जान चुके हो मैं कौन, मुझे घंटी कर देना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। बहुत से लोग होते हैं जो उन कंपनीज में भी अप्लाई करते हैं जहां पे अभी हायरिंग नहीं चल रही है, ठीक है, कंपनीज के कुछ हायरिंग राउंड्स होते हैं या कभी कोई कंपनी अनाउंस करते हैं कि हम हायर कर रहे हैं, लेकिन लोग जाके अपना अपना सीवी दे देते हैं। मेरे को नहीं मतलब तुम हायर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जब भी तुम हायर करो, आई एम द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक रोल, मुझे घंटी कर देना, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूं या नहीं हूं बाद में देखेंगे, और मुझे कर देना। वो होते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो कंपनी के पास ऐसी डायरेक्टरी होती है उन लोगों की जो स्पेसिफिक रोल्स में इंटरेस्टेड है। कल को जब वो रोल खाली होता है तो किसी और सोर्स पे रिसोर्ट करने की बजाय कंपनी चाहती है यार हम इन्हीं डायरेक्टरी में से बंदे ले लें, इंटरव्यू कर ले, देख लेंगे, क्योंकि हमें पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, इसमें से छांट लेते हैं, कुछ मिल गया तो बढ़िया, वरना किसी और सोर्स पे जाएंगे। जो बीच में से दो पता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो अनस्किल्ड लेबर के लिए थे, लेकिन बाकी सारे जनरली लोअर मिडिल या अपर क्लास मैनेजर्स के लिए होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स। मूविंग अहेड वी हैव एक छोटी सी और चीज, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जनरली अब एक मैनेजर है, उसके अंदर मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, ट्विटर में ही किसी अच्छी पोस्ट पे सोशल मीडिया हेड है, ट्विटर की ही सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है उसका एक हेड है, जिसके अंदर मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा छोड़ गया, 9 बंदे अभी भी काम कर रहे हैं, मैनेजर के उनसे अच्छे लिंक्स रिलेशंस हैं, तो वो कहेंगे यार किसी और तरीके पे जाएंगे, आगे एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमें एक बंदा चाहिए, इसके लिए ऐड करो, इसके लिए लाओ, इंटरव्यू लो, सब कुछ लो, XYZ लो, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करोगे। इतनी मगजमारी नहीं करते। तुम 9 बंदे हो, अपने आसपास देखो, अपने दोस्तों में देखो, अपने सर्कल में देखो, किसी और कंपनी में कोई अच्छे एम्प्लॉय जिन्होंने अभी जॉब छोड़ी हो, जिनको जॉब चाहिए हो इस रोल में, तुम जानते हो, तुम जिस चीज में काम कर रहे हो तुम्हारा उसके अराउंड सर्कल बिल्ड हो जाता है ना, तो तुमसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है कि यार तू देख ले यार, मेरा कोई दोस्त मित्र भाई कजिन वजन है तो ले आ, इंटरव्यू लेके सिलेक्ट कर लेंगे वो। तो जब एम्प्लॉयर रिकमेंड करता है अपने किसी नोन को कंपनी में किसी रोल के लिए, दैट सोर्स इज नोन एज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होगा केस स्टडीज में, आसानी से पहचान में आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज वेब एडवर्टीजमेंट्स, वेब पब्लिशिंग, naukri.com, jobdekho.com, ऐसी बहुत सी साइट्स हैं आज की डेट में, बहुत कॉमन है। उन साइट्स पे जाके कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करती हैं एंड लोग अपना सीवी और अपने पोटेंशियल लिस्ट करते हैं कि मैं इस रोल के लिए केपेबल हूँ, वहां वो मिल जाते हैं। एक बहुत कॉमन सी साइट है, जब तुम कॉलेज जाओगे तो इंटर्नशाला नाम से साइट है, जहाँ पे बहुत सी कंपनीज इंटर्नशिप्स लिस्ट करती है एंड तुम जाके अपना सीवी बनाते हो, अपने इंटरेस्ट, अपनी प्रोफाइल, सब कुछ लिस्ट करते हो एंड तुम्हें इंटर्नशिप्स मिलती है, उनको लोग मिलते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटर्नशिप्स अलॉट हो जाती है, एज सिंपल। मेरे बहुत से दोस्तों को इंटर्नशाला से इंटर्नशिप्स मिली है। तो वेब पब्लिशिंग आज की डेट में बहुत कॉमन है एंड वेब पब्लिशिंग जो होता है वो जनरली लोअर और किसी केस में मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए होता है। टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए वेब पब्लिशिंग रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, 1 आउट ऑफ द मिलियन केस उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो कीवर्ड्स है बेसिक ध्यान रखने वाले, वो पहला कैंपस रिक्रूटमेंट, पहचान जाओगे आसानी से। दूसरा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, आउटडेटेड, इनएफिशिएंट वर्सेस एफिशिएंट। उसके बाद एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट टेलीविजन, बहुत आसानी से पहचान जाओगे। कैजुअल कॉलर्स अपने कौन हो गए भैया, जो अपना सीवी भी दे देते हैं और कहते हैं जब जब काम हो घंटी कर लेते हैं, ठीक है, पहचान जाओगे। जो कंपनी के पास डायरेक्टरी है उन लोगों की जो पहले अप्लाई करने आए थे बट उनका नहीं हुआ था। उसके बाद अपना था लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक बंदे के पीछे और बंदे हैं, हम सिर्फ उससे डील कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बदली वर्कर, समझ गए, रोज पोस्टर लगा दिया कि इतने बंदे चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेब पब्लिशिंग, एज सिंपल एज दैट। इतने सारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अपने काम के लिए जब निकालना हो। अब अगर मान लो तुम एडुकैप्टन का एग्जांपल हो, एडुकैप्टन को तुम्हारी सर्विस के लिए कुछ ऐसे बच्चे चाहिए थे जो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हो, तुम्हें गाइडेंस दे सके, तुम्हारे डाउट सपोर्ट के लिए रह सके। तो हमने पूल कौन सा दिया, हमने रिक्रूटमेंट कहां से की, हमने रिक्रूटमेंट की उन्हीं बच्चों में से जो हमारे लास्ट ईयर के बैच के टॉपर्स थे, जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है, जो तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। That was our source of recruitment. अब उनको लाए, तुम्हारे लिए एक एडुबडी प्रोग्राम लॉन्च किया, जाके डिस्कॉर्ड चेक करो, अगर तो अब तक नहीं पता तो वो तुम्हारी सर्विस के लिए अवेलेबल है। उनके इंस्टाग्राम पे जाकर उन्हें डीएम करो, उनसे पूछो, उनसे गाइडेंस लो, वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, हेल्पिंग सीनियर जो तुम्हें तुम्हारे लेवल पे समझ सकते हैं, जिन्होंने सीयूईटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। Along with that, if you don't know, एडुकैप्टन ने केवाईसी निकाल दी है, पेटीएम वाली नहीं, एडुकैप्टन की अपनी केवाईसी यार, नो योर करियर सीरीज। तुम जिस भी करियर को टारगेट कर रहे हो कॉमर्स के बाद, तुम्हारे मन में बहुत से डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, उसके लिए लगेगी रिसर्च। और रिसर्च अगर तुम्हारे बिहाफ पे हम कर दें और तुम्हें वेल एडिटेड एंड हाईली प्रोड्यूस्ड कंटेंट लाके दे, तो देखने में मजा भी आए, चीजें समझी भी जाए और असली पिक्चर मिले, रियलिटी जो है उसकी डार्क साइड भी दिखे, उसकी ब्राइट साइड भी दिखे, सब पता लगे। उसके लिए वी हैव आवर सीरीज नो योर करियर, जाके चेक जरूर करना। अब ये था हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हर कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकता है। लेट्स गो टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन एंड देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वर्सेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, किसके क्या फायदे नुकसान है। एक बार नजर मार। आई नो तुम्हें व्हाइट बोर्ड कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, बट एक बार के लिए
प्रोज कौन समझते हैं। एंड मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं ऐसे एक पॉइंटर बाय पॉइंटर समझाने में भरोसा नहीं रखता, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे। हमारे पास दो चीजें थी, एक थे इंटरनल सोर्सेस एंड एक थे एक्सटर्नल सोर्सेस। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने देख लिया, हमने समझ लिया। नाउ आई हैव सम पॉइंट्स एंड उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के तुम बताओगे कि कौन सा पॉइंट किसका प्रो है, कौन सा पॉइंट किसका कून है। कोस्ट, इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब हम इंटरनल सोर्सेज पे जाएंगे ट्रांसफर या प्रमोशन, तो हमें कोस्ट कम बेयर करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। तो कोस्ट इज अ प्रो ऑफ इंटरनल सोर्सेज एंड कोस्ट इज अ कॉन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। वेरी इजी, कॉस्टली है, इकोनॉमिकल है, वो वाली बात आ जाती है। मोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, अब जब हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करेंगे तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बनी रहेगी कि मुझे और अच्छा काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरी बारी आई, जब मुझे मौका मिले, तो आई कुड ग्रैब दिस प्रमोशन। ठीक है, ये वाली चीज। तो इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करने का ये प्रो है कि मोटिवेशन बनी रहती है। एट द सेम टाइम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करने का कौन है कि एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, कि एम्प्लॉयज को पता है बाहर से तो लाना नहीं है, इन्होंने हमें ही लेना है, कुछ मर्जी कर ले, इनको बाहर से लाना नहीं है ना, ये लाते कहाँ है। पिछले तो डेटा देख ले, पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, ये अपने ही एम्प्लॉयज को प्रमोट कर देते हैं और बाहर से नए एम्प्लॉयज नहीं लेके आते। तो जो मर्जी कर प्रमोशन तो हो ही जाएगी, जैसा कि सरकारी ऑफिस में होता है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट वहां पे मेजॉरिटी केसेस में बहुत सी जगह पे इनएफिशिएंट लोग जस्ट बाय द सेक ऑफ कि इनको इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया तो इनकी प्रमोशन कर दो, तो वो लेथार्जिक है, वो अपने काम में इनएफिशिएंट है, उनको नहीं मतलब कैसे क्या चल रहा है, बट जस्ट बिकॉज उनकी एक्स इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गई, उनकी प्रमोशन हो जाती है, तो उनकी मोटिवेशन डाउन होती है। ये दोनों केस में आ जाएगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इजी एंड सिंप्लीफाइड की, तो इंटरनल वाला काफी इजी और सिंप्लीफाइड है, एक्सटर्नल वाला काफी कॉम्प्लिकेटेड है और डिफिकल्ट। ठीक है, प्रोस कॉन्स तो एडजस्ट कर लेना, इतना समझदार हो 12वीं के बालकों पे। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से लाते हैं तो उसका ये प्रो है कि इंटरनल वालों में स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बना रहता है, कि इंटरनल वाले अपना बेस्ट देते हैं ताकि एक्सटर्नल से ना लाके हमें ही प्रमोट किया जाए। ठीक है, बाहर से किसी बंदे को ना लाया जाए। बट एट द सेम टाइम ये स्पिरिट ऑफ कंपटीशन का ऑपोजिट कर दो। अगर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं और ऊपर एक पोस्ट खाली हुई है, तो आई डिजर्व दैट, आई थिंक आई डिजर्व दैट, लेकिन बाहर से एक बंदा जो बिल्कुल नया है उसको लाके मेरे ऊपर बिठा दिया, मेरा सुपीरियर बन गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, हर चीज के दो पहलू है ना। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको कितना बुरा लगेगा यार कि ये क्या बात है, मैं काम कर रहा हूं, मैं वहां जा सकता था, मैं वो पोजीशन संभाल सकता था, बट मुझे वहीं का वहीं रहने दिया और बाहर से नया बंदा लिया और वो मेरे ऊपर बैठ के मुझे ऑर्डर मारेगा। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी एक तरीका है, डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी एक पर्सपेक्टिव है। जिसका जो प्रो कौन पूछा गया हो तुम वहां वो एडजस्ट करके लिख के आओ। ठीक है, समझ गए। फ्रेश टैलेंट, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो उसका एक प्रो है, उसका मेरिट है कि वो फ्रेश टैलेंट को इंट्रोड्यूस होने का मौका देता है एंड यंग माइंड्स होते हैं। वर्सेस इंटरनल सोर्सेज का कौन है कि वो फ्रेश टैलेंट को इंट्रोड्यूस होने का मौका नहीं देता। वाइड और नैरो, इंटरनल में काफी नैरो हमारे पास रिसोर्स होता है चूज करने के लिए, एंड एक्सटर्नल में काफी वाइड ऑप्शन, वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन है टू चूज फ्रॉम। दैट्स इट, वेरी इजी। लेट्स गेट बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन। हाँ जी, तो वी हैव सीन कि रिक्रूटमेंट में क्या कैसे होता है, क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स। अब बारी आती है सिलेक्शन। हमने एक पॉजिटिव पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठा कर लिया। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पीपल सुटेबल फॉर दैट जॉब रोल आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो हमने इकट्ठा किया था। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, जितने हो सके ले आओ भाई। सिलेक्शन नेगेटिव है, जितने हो सके इसमें से भगा दो, जितने हो सके भगा दो। अब सिलेक्शन के लिए 8 स्टेप्स का प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, प्लानिंग में हमने पढ़ा था प्रोसीजर क्या होता है, प्लानिंग देखिए फटाफट जाके देखना, बहुत मजेदार चैप्टर था, बहुत अच्छे से किया था। अब बारी आती है सिलेक्शन की। सिलेक्शन में पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब जिनको फर्स्ट हैंड पे हमें सीवी देख के रिजेक्ट करना हम कर दें, बिल्कुल कि वो रोल के लिए अनफिट है या उनकी एज मैच नहीं करती या उनकी सूटेबिलिटी मैच नहीं करती, इनको हम देखना नहीं चाहते, आगे बातें नहीं करना चाहते हैं कि ठीक है भाई तू जा बात कर, नहीं अनफिट है तू, तेरे जो लेवल है, तू जो करंट एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तू जो जिस जॉब रोल से होके आ रहा है वो हमारे इस करंट रोल के लिए अनफिट है, तो उसको निकाल देंगे। पहले ही उनके एक पेपर फॉर्मेट से उनको जज करना है। ठीक है, उसके बाद होते हैं कुछ टेस्ट जिनको हम बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये केस स्टडी में जनरली कम मिलते हैं बट एक एक्सप्लेनेशन में बहुत बार आ जाता है कि समझाओ कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नंबर 1 इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट को चेक करे। बस एक वर्ड है, कुछ नहीं है, इनसे एक वर्ड से आप एक लाइन बना के लिखोगे एंड दैट्स मोर देन इनफ लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट को चेक करे, आप क्या कंपनी में लेके आ रहे हो। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है कि आपका लर्निंग पोटेंशियल चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे से चीजों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, आगे ग्रो कर सकते हो। आपको अगर कंपनी कुछ इन्वेस्ट करेगी आप पे तो आप सीख सकते हो ना।
आप ग्रो कर सकते हो ना, आप समझ सकते हो ना। तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंसान की इमोशनल बीइंग का, इमोशनल वेलनेस का टेस्ट, ईक्यू जो बोलते हैं, ठीक है। ईक्यू दैट इज कि आप कितना मैच्योरली डिसीजन लेते हो, आप टफ टाइम्स में अपने ऊपर जब बात आएगी तो आप किस तरह से संभाल पाओगे। इमोशनल का मतलब रोना नहीं होता, इमोशनल का मतलब होता है कि आप चीजों को कितना प्रैक्टिकली जज कर सकते हो। आप एकदम से कहीं कुछ सेल परचेज की बात आ गया, कहीं कंपनी के लिए कोई बहुत मेजर डिसीजन है, तो आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, आप डिसीजन मेकिंग कैसे लोगे। डिसीजन मेकिंग इज द मेजर टर्म हाईलाइटेड है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका आईक्यू चेक होता है। आईक्यू इज द मेजर टर्म जिसको याद रखना है। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके आईक्यू के साथ साथ आपकी लर्निंग एबिलिटीज भी जज करता है। इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों लर्निंग एबिलिटीज जज कर रहे हैं। एप्टीट्यूड जज करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, आप कितना ग्रो कर सकते हो, आप कितने नए स्किल सेट्स एक्वायर कर सकते हो। वर्सेस इंटेलिजेंस के अंदर सिर्फ आप लर्न कितना कर रहे हो, आपको नई बातें जो सिखाई जा रही है आप उतने में ही सीमित हो, ठीक है, या आप अपनी तरफ से भी और ग्रो करना चाहते हो। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ आईक्यू टर्म बहुत इजीली आपको हाईलाइटेड मिलेगा, ठीक है। पांचवा टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपकी अपने एग्जिस्टिंग अभी के स्किल सेट के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लो मैं अगर कल को किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाता हूँ, कोई जॉब करता हूँ, ट्विटर में जाता हूँ, मैं इलॉन भैया का एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे इंटरेस्ट टेस्ट में पूछा जाएगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा, मेरा इंटरेस्ट है वीडियोस बनाना, मेरा इंटरेस्ट है कैमरा के पीछे रहना, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, ये सब मेरे इंटरेस्ट में आता है। फिल्म मेकिंग मेरा इंटरेस्ट है। तो ये सब एट एनी गिवन पॉइंट अगर मेरे जॉब रोल से कहीं थोड़ा सा भी मिलता होगा ना, तो उसको लेवरेज किया जाएगा, उसका बेनिफिट निकाला जाएगा कि यार ये वो बंदा है जो उस साइड इन्वॉल्व है, इनकी पर्सनल हॉबी ही सही लेकिन वो है, तो इससे हम कंपनी को कैसे फायदा ला सकते हैं वो काउंट होगा। अब इन 5 टेस्ट के बाद जो बंदा आगे बढ़ेगा, देखो अब हर स्टेप इज अ नेगेटिव प्रोसेस, हर स्टेप पे बंदे फिल्टर आउट हो रहे हैं। अब मान लेते हैं 50,000 बंदों ने अप्लाई किया था एक रोल के लिए, ट्विटर है भाई, ठीक है, किया एक रोल। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में 30,000 निकल गए, 20,000 आए, 20,000 में से 15,000 सिलेक्शन टेस्ट में निकल गए, 5,000 बंदों का इंटरव्यू होगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू वो स्टेज आती है जहां पे तुम एम्प्लॉय को जानते हो, एम्प्लॉय तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को जानता है। जनरली इंटरव्यूज के अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ इंटरव्यूअर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरव्यूई इज आल्सो अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस एंड इवन अप्रिशिएटेड इफ दैट पर्सन आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी और अबाउट द जॉब रोल और अबाउट एनीथिंग। अगर वो पूछता है दैट मींस ही इज इन्वॉल्वड, ही इज इंटरेस्टेड एंड ही विल डेफिनेटली गिव हिज बेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। जब इंटरव्यू होगा तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। 5,000 बंदों का इंटरव्यू हुआ, 5,000 में से शॉर्टलिस्ट हो गए 1,000 बंदे, ठीक है। उन 1,000 बंदों का रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, फोर्थ स्टेप ऑफ आवर सिलेक्शन प्रोसीजर। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पुराने एम्प्लॉयर्स, उनका लिंक्डइन, उनका सोशल मीडिया देखा जाता है कि ये है कौन, ये कहां से आया है, जो बोल रहा है सच में बोल रहा है क्या, या जिसने हवा कर दी कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसकी कितने लेवल है, क्या इसकी औकात है एंड क्या कैसे सी चीजें चलती है। मतलब यार रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इसके थर्ड पार्टी सोर्सेज से जो ये बोल रहा है उसकी वायबिलिटी चेक हो। अब 1000 में से मान लेते हैं कि 900 बंदे यहाँ फेल हो गए, बचे 100 बंदे। 100 बंदों के ऊपर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। अब कंपनी जो है, कंपनी के जो चेयर है या जो उसके जस्ट ऊपर बंदा आने वाला है, देखो एक होती है एचआर टीम, एक दूसरा डिपार्टमेंट मान लो, लेट इट बी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्विटर। एचआर टीम का काम है कि वो नए बंदे लेके आए। ह्यूमन रिसोर्स टीम वो नए बंदे ढूंढेगी, सारा प्रोसीजर करेगी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड एवरीथिंग। सिलेक्शन डिसीजन के अंदर अब बुलाया जाएगा सोशल मीडिया मैनेजर, देख भाई जरा तेरे को बंदा चाहिए था ना एक, तो हमने ये इतने बंदे देखे 100 बंदे। अब सिलेक्शन डिसीजन फिर तेरे ऊपर आ जाता है कि तेरी किससे कंपैटिबिलिटी है, तू किससे कंफर्टेबल है, तेरे को क्या बेटर लगता है। हमारे हिसाब से तो 100 के 100 बंदे फिट हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्रॉस की, इन्होंने ट्रेड टेस्ट दिए, इन्होंने सारे टेस्ट दिए, सिलेक्शन टेस्ट दिए, इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, इनके रेफरेंस चेक्स भी बहुत अच्छे। अब तू बता। वो कहता है यार 100 में से मतलब देख लो मेरे को ये वाला बेस्ट लगा, 100 में से एक पे बात, 100 में से मेरे को 5 बेस्ट लगे, 100 में से 5 पे बात आ जाएगी। फिर आएगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, उन सबका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, हमने कर दिया भाई मेडिकल टेस्ट होगा, कौन फिट है, कौन कितना अनफिट है, ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, तो ये 4 लोग तो अनफिट है, बचा एक। अब एक बंदे में बात आ जाएगी, उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। 8 स्टेप्स का प्रोसीजर है। एक बार बुक में से रीडिंग लेनी है, केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है और सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। मूविंग अहेड वी हैव ट्रेनिंग। हाँ जी भैया, ट्रेनिंग क्या होती है? देखो ट्रेनिंग हमने जितना सरल समझा था उतना ही सरल है कि उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को उसके रोल के रिगार्डिंग जो भी हम स्किल्स इंपार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रेनिंग, और उसके अलावा उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम जो भी दे रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो सब कुछ हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब मेजर 3 चीज आती है। ट्रेनिंग के 3 टाइप्स कौन से हैं? एक है ऑन द जॉब, एक है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर 2 टाइप्स है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब के अंदर एक टाइप है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तीनों का बेसिक मतलब समझो, ठीक है। अभी हम ट्विटर की बात कर रहे थे। अगर एक बंदा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है,
एंड वो ट्विटर में साइड बाय साइड इंटर्नशिप कर रहा है। यू हैव हर्ड द टर्म इंटर्नशिप, राइट? इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है? पढ़ाई के साथ साथ हम कहीं काम कर रहे हैं एंड वी आर यूटिलाइजिंग दैट स्टडीज, दैट थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं एंड वो हमारा काम है, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। जब तुम कहीं पढ़ रहे हो एंड उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का किसी कंपनी के साथ टाई अप है कि जो ये यहाँ सीख रहा है थ्योरी, इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करवा के दिखाओ, वहां से ये प्रैक्टिकलिटी भी सीखेगा, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। बट अगर कोई कॉलेज की बात नहीं है, वो ग्रेजुएट हो चुका है, वो वहां जा चुका है एंड इनिशियली 1-2 महीने 3 महीने के लिए उसको ट्रेनी पोस्ट पे रखा जाता है। व्हाट इज अ ट्रेनी? जो सीख रहा है। अगर वो किसी मास्टर ट्रेनर के अंडर रह के सीख रहा है, मान लो मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं एंड मेरे अंडर एक और बंदा आ गया एंड मैं साथ साथ काम कर रहा हूं, मैं अपना काम उसको दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो 1 महीना मेरे साथ रह रहा है, मेरी हर एक्टिविटी नोटिस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, चीजें होती कैसे, चीजें चलती कैसे हैं, कल को मैं कैसे करूंगा, वो होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। देखो, हमने पहला टाइप डिस्कस किया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दैट मींस कि तुम एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में आ चुके हो, एक्चुअल काम हो रहा है, एक्चुअल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तुम ऑन द जॉब हो और तुम साथ साथ सीख भी रहे हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर 2 टाइप्स आए, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप वो जहां पढ़ाई के साथ साथ हो रहा है एंड अप्रेंटिसशिप वो जहां पढ़ाई का कोई रोल नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक मास्टर ट्रेनर है जो काम कर रहा है, तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हें सिखा रहा है, वो तुम्हें टोक रहा है, तुम्हारी गलतियां सुधार रहा है, तुम्हें और चीजें बता रहा है एंड एक पॉइंट के बाद तुम सीख जाते हो। ठीक है, अभी हमने 4 चैप्टर पहले एक एग्जांपल लिया था ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में कि मैकडी, बर्गर किंग वगैरह इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं और बिल्कुल पार्ट टाइम वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, फ्रीलांसर का काम करते हैं वो रूट लेवल पे। तो वो लोग जब जाते हैं, उनको डे 1 थोड़ी पता है कैसे क्या करना है। एक वहां मास्टर होगा जो वही काम करता रहा है काफी टाइम से, वो उनके साथ रहेगा, उनकी एक एक्टिविटी नोटिस करेगा एंड वो उसकी एक्टिविटी नोटिस करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे एंड थोड़े टाइम तक वो ट्रेनिंग रहेगा। दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो लुहार होता है, सुनार होता है, जितने भी ऐसे स्किलफुल काम है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से ही ग्रो होते हैं। मैकेनिक होता है, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से ही होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। वो ऐसे नहीं है ना कि तुम एक बार बैठ के सिखा दिया फिर जाके कर ले, नहीं, उसको ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा, उसको ऑन द जॉब जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑन द जॉब ले गए तो रिस्की है। अब वकील को हम पहली बार कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि भाई केस लड़, किसी का केस है बेचारे का यार, उसकी जिंदगी का सवाल है और तुम एक प्रैक्टिस करने वाले वकील को ले गए जिसको कुछ पता नहीं है एक्चुअल में केस लड़ा कैसे जाता है। तो उसके लिए एक ऑफ द जॉब एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक डमी क्रिएट की जाती है कि तू यहाँ पे सीख। जब तुम गाड़ी सीखने जाते हो तो एक सिमुलेटर होता है जहां पे पहले तुम्हें सिखाया जाता है, ठीक है, तुम उस गेम खेलो और गेम खेलने पे गाड़ी चलाना सीखो, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली डे 1 पे रोड पे चले गए तुम एक्सीडेंट कर सकते हो। एक पायलट है, उसको बहुत टाइम ऑफ द जॉब प्लेन वाला एनवायरनमेंट दिया जाता है कि तो प्लेन उड़ा, ऐसे ऐसी तरह प्लेन उड़ेगा, ये तेरी गेम चल रही है, एक्चुअल सारे कंट्रोल है, तू कंट्रोल कर, तू सीख, फिर तेरे को एक्चुअल प्लेन दिया जाएगा। पहले वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज द नेम ऑफ दैट ट्रेनिंग जो ऑफ द जॉब है एंड जहां डमी क्रिएट की जाती है उसके एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट जैसी, ठीक है। उसके बाद फिर वो जाता है, चाहे वो पायलट हो चाहे वो वकील हो, वो अपने सीनियर वकील के साथ जाता है, उनको केस लड़ते हुए देखता है, या पायलट अपने को कैप्टन के साथ जाता है जो बहुत सीनियर है, जो काफी टाइम से प्लेन उड़ा रहा है, उनके साथ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। जब तुम अपने सीनियर वर्कर के साथ हो काम पे, वो अप्रेंटिसशिप है। जब तुम उसके बिना, मतलब वो सिखा रहे हैं लेकिन वो ऑफ द जॉब एनवायरनमेंट, दैट इज वेस्टिब्यूल। और जब पढ़ाई के साथ साथ दैट इज इंटर्नशिप। कुछ मुश्किल है इस पूरे चैप्टर में, कुछ भी मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो वो ये समझना कि इलॉन मस्क चाहता क्या है, और वो हमें समझना भी नहीं क्योंकि वो बहुत अलग चीज है। उसके ख्याल समझ पाना बहुत बड़ी बात है। तो एक बार के लिए एज ऑफ नाउ आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो एंड ये चैप्टर भी हो गया। इस चैप्टर के साथ साथ हमने हाफ ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर लिए। हमने 6 चैप्टर कर लिए, पता भी लगा कि इस सफर में कहां तक पहुंच गए। मजा बहुत आया, बढ़िया बढ़िया कंपनीज के एग्जांपल उठाए। तो इन सब में अगर तुम्हें मैं चैप्टर्स, कॉन्टेक्स्ट, एग्जांपल्स, कंपनीज या कुछ भी पसंद आया ना तो एडुकैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से और इन डेप्थ जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सब कुछ करेंगे। चेक जरूर करना, बहुत मजा आने वाला है, बिलीव। नाउ दैट इज फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायरेक्टिंग करते हैं, मतलब फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्टिंग चैप्टर करते हैं, बट उसमें हमारा बेस फिल्म का ही रहने वाला है। एंड एनी ऑफ यू जिसको मूवीज में इंटरेस्ट है भाई, अगली वीडियो में मजा आ जाएगा, आई एम प्रॉमिसिंग। थैंक यू सो मच, चाओ, पढ़ो, अगली वीडियो में मिलते हैं।